दोस्तों, क्या कोई एक कंपनी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो अकेले पूरे देश को बर्बाद कर दे? अब इसका एक एग्जांपल तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के केस में देखने को मिलता है, जो साल 1600 में भारत आई थी। कहने को तो ये भारत व्यापार करने आए थे, पर इसने हमारे देश में ब्रिटिश रूल की नींव रखी और बिलियन ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी किया। साथ ही इनके डिसीजंस लाखों लोगों की मौत की वजह बने और इन्होंने भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को बर्बाद करके रख दिया। हालांकि दोस्तों, आज ब्रिटेन से वो सभी देश आजाद हो चुकी हैं जिन पर एक समय वो राज किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पर इसी ब्रिटेन से निकलने वाली एक कंपनी ऐसी भी है जो एक पूरे देश की दुश्मन बनी हुई है। इस कंपनी के लालच ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और आज का इंसान पैसा और पावर के लिए क्या कुछ कर सकता है ये भी अच्छे से समझा दिया है। ये कंपनी उस देश के रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठी है और वहाँ के खेत से लेकर नदियों और नहरों में जहर घोल रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि उस देश के लाखों लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं और वहाँ जन्म लेने वाले ज्यादातर बच्चे मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल पैदा हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो देश पिछले 85 सालों से इस कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा और शायद फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है शेल, जो कि ब्रिटेन की एक मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है। अब शेल कैसे लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है, इसे जानने से पहले हमें इस कंपनी के हिस्ट्री को थोड़ा जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, शेल की शुरुआत इसके फाउंडर मार्कस सैमुअल के एक इनोवेशन से होती है, जिसने पूरी दुनिया की ऑयल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक्चुअली पहले के समय में ऑयल ऐसे बैरल्स में भरकर शिप के थ्रू दूसरे देशों में भेजे जाते थे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ये बैरल्स अक्सर लीक हो जाते, जिसके कारण ऑयल कंपनीज को काफी लॉस का सामना करना पड़ता था। साथ ही इसी वजह से ऑयल को दूर के देशों तक एक्सपोर्ट कर पाना भी पॉसिबल नहीं था। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए मार्कस सैमुअल ने ऑयल टैंकर्स को डिजाइन किया, जो कि लीक प्रूफ थे और जिनमें लंबे समय तक सेफली ऑयल को स्टोर किया जा सकता था। साल 1892 में मार्कस ब्रिटेन से अपने इन ऑयल टैंकर्स में ऑयल भरकर निकलते हैं और इजिप्ट के स्वेज कैनाल से होते हुए अपनी शिप को इंडोनेशिया और थाईलैंड तक लेकर जाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इससे पहले तक यूरोपियन ऑयल को एशिया ले जाने का एक ही रास्ता हुआ करता था, जो कि जमीन से होकर गुजरता था। लेकिन समुद्री रास्ते से ऑयल ले जाने की वजह से इसकी ओवरऑल कॉस्ट काफी कम हो जाती है और मार्कस को मोटा मुनाफा होता है। मार्कस के पिता एक जमाने में शी सेल्स का एक्सपोर्ट किया करते थे, जिस कारण मार्कस अपनी कंपनी का नाम शेल रख लेते हैं। दोस्तों, उस टाइम पर दुनिया के पूरे ऑयल बिजनेस पर स्टैंडर्ड ऑयल नाम की एक कंपनी की मोनोपोली हुआ करती थी, जिसके मालिक जॉन डी रॉकफेलर थे। अब अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जॉन डी हिस्ट्री के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। अगर उनकी वेल्थ को आज के हिसाब से एडजस्ट करें तो ये करीब 600 बिलियन डॉलर्स हुआ करती थी, जो कि इलॉन मस्क की वेल्थ से 3 गुना ज्यादा है। मार्कस सैमुअल की सक्सेस देखकर स्टैंडर्ड ऑयल भी उन्हें अप्रोच करती है, जो चाहती है कि मार्कस अपने टैंकर से उनका ऑयल भी एक्सपोर्ट करें और बदले में अच्छी खासी कमीशन हासिल करें। लेकिन मार्कस के दिमाग में तो एक नेक्स्ट लेवल प्लान दस्तक दे रहा था। एक्चुअली वो किसी दूसरे का नहीं बल्कि खुद अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहते थे, जिसके लिए मार्कस ने रॉयल डच पेट्रोलियम से पार्टनरशिप कर ली। मार्कस का यह प्लान कामयाब होता है और अगले सिर्फ 20 सालों में शेल स्टैंडर्ड ऑयल को रिप्लेस करके दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल सप्लायर बन जाती है। शेल का डोमिनेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड फोर्सेस की जीत का कारण भी इसी कंपनी को ही माना जाता है। हालांकि दोस्तों, शेल जानती थी कि ऑयल का बिजनेस काफी अनस्टेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स काफी लिमिटेड कंट्रीज के पास है और कोई भी कंट्री अपने ऑयल का मैसिव एक्सप्लॉयटेशन नहीं चाहती। शेल समझ चुकी थी कि अगर अपना बिजनेस लगातार एक्सपेंड करना है तो उन्हें एक ऐसे देश की जरूरत है जिसके रिसोर्सेज को वो बिना कोई रोक टोक के जितना चाहे एक्सप्लॉइट कर सके। ये कंपनी एक ऐसे देश की तलाश में थी जहां ऑयल रिजर्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, जहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट का लालच देकर अपनी तरफ किया जा सके और जिस देश की सरकार को पैसों के दम पर खरीदना आसान हो। शेल की ये खोज नाइजीरिया कंट्री पर जाकर रुकी, जहां अफ्रीका के सबसे बड़े ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व मौजूद थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण नाइजीरिया की गवर्नमेंट अपने इन रिसोर्सेज से कुछ खास पैसे नहीं कमा पा रही थी। ऐसे में शेल नाइजीरियन गवर्नमेंट से ये डील करने की ट्राई करता है कि वो अपनी सारी ऑयल फील्ड का कंट्रोल इस कंपनी को सौंप दे। अब शुरुआत में शेल अपने बुरे मंसूबों में कामयाब नहीं होता और नाइजीरियन ऑफिशियल्स कंपनी के इस डिमांड को ठुकरा देते हैं।
लेकिन फिर शेल ने एक ऐसी चाल चली जिससे उन्होंने नाइजीरियन गवर्नमेंट को अपनी तरफ कर लिया। आरोप ये है कि शेल ने नाइजीरिया के अलग अलग ऑफिशियल्स को टोटल $1 बिलियन से भी ज्यादा की ब्राइब दी और यहाँ तक कि नाइजीरिया के उस समय के प्रेसिडेंट को भी $300 मिलियन दिए थे। और इस तरह से साल 1937 में शेल नाइजीरिया में एंटर हो जाती है और यहाँ के 250 से भी ज्यादा तेल के कुओं पर इसका कंट्रोल हो जाता है। साथ ही इन्हें नाइजीरिया में नई ऑयल फील्ड्स को खोजने की भी परमिशन मिल जाती है, जो कि अल्टीमेटली इस देश की बर्बादी की कहानी लिखती है। दोस्तों, शेल ने नाइजीरिया में जगह जगह पर ड्रिलिंग शुरू कर दी और हर उस एरिया में ऑयल खोजा जहाँ उन्हें इसके 1% होने के भी चांस लगते थे। कई सारे एरियाज तो ऐसे ही ड्रिल करके छोड़ दिया जाता था और इसके बाद से लोगों के बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते। रिजल्ट ये हुआ कि जमीन से निकलता ऑयल कभी खेतों में तो कभी नदियों और नहरों में बहता हुआ नजर आता था और इस ऑयल ने किसानों के फसलों को बर्बाद कर दिया और मिट्टी में कई तरह के जानलेवा केमिकल्स को घोल दिया। कई जगहों पर तो पानी में इतना ज्यादा ऑयल मिक्स हो जाता था कि लोगों को ऑयल में ही तैरकर नदी पार करनी पड़ती थी और उनके पास पीने के लिए भी एक बूंद पानी नहीं बचा था। हाल तो ये था कि अगर कोई अपने खेत में या फिर नदी के आसपास माचिस भी जला दे तो वहाँ पर आग लग जाया करती थी। लोगों के खाना और पानी में जहर घोल दिया गया था और इंसानियत कुछ इस तरह से मर चुकी थी कि इतनी बर्बादी होने के बावजूद शेल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। कंपनी का कहना था कि ये ऑयल उनकी ड्रिलिंग की वजह से नहीं फैली है, बल्कि इसकी वजह वो लोग हैं जो कि ऑयल फील्ड से ऑयल की चोरी करते हैं। अब दोस्तों, जरा हार्वर्ड की इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें 12 जनवरी 1998 को हुई एक घटना के बारे में बताया गया है। इस दिन एक ऑयल पाइपलाइन फटने की वजह से नाइजर रिवर में 40,000 बैरल्स ऑयल बह जाता है, जिसके कारण 30,000 से ज्यादा फिशरमैन और 350 फार्मिंग कम्युनिटीज के रोजगार पर ताला लग गया। तब से लेकर अब तक नाइजर नदी के किनारे रहने वाली महिलाएं जब भी बच्चे को जन्म देती हैं तो 50% से ज्यादा केसेस में उनका बच्चा जन्म के पहले 1-2 महीने में ही मर जाता है और अगर वो जिंदा बच भी जाए तो उसमें कोई न कोई विकलांगता तो जरूर देखने को मिलती है। अब दोस्तों, फिशिंग एक समय पर नाइजीरिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हुआ करता था, लेकिन शेल ने पानी में जो जहर घोला है उसके कारण यहाँ के समुद्री जानवर भी लगातार मर रहे हैं और आज नाइजीरिया की इकोनॉमी में फिशिंग का रोल काफी कम हो चुका है। करीब 50 सालों तक एक कंपनी का अत्याचार सहने के बाद 1990 के दशक में नाइजीरिया के लोगों ने शेल और नाइजीरियन गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू कर दिया। शेल के ट्रक्स को रोका जाता था और उनकी ऑयल फील्ड्स में काम करने वाले विदेशी इंजीनियर्स को देश छोड़कर जाने की धमकी दी जाने लगी। कई सारे ऐसे मौके भी देखने को मिले जब लोकल लोगों ने शेल के ऑयल वेल्स में आग लगा दी और कंपनी का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करा दिया। लेकिन दोस्तों, जो शेल कंपनी है ना, वो ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। शेल ने नाइजीरियन आर्मी को एडवांस वेपन, नेवी शिप और हेलीकॉप्टर्स दिए थे और उनके बड़े ऑफिसर्स के जेब में नोट भर रखे थे, जिस कारण से नाइजीरियन आर्मी शेल के लिए अपने ही लोगों पर अत्याचार करने से पीछे नहीं हटती थी। साल 1990 में ऐसे ही एक वायलेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए नाइजीरियन आर्मी ने लोकल लोगों पर ओपन फायरिंग की और ग्रेनेड्स भी फेंके। इस इंसिडेंट में 80 लोगों की मौत हो गई और करीब 600 घरों में आग लग गई। प्रोटेस्ट दिन व दिन वायलेंट होते जा रहे थे, पर शेल को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी बीच नाइजीरिया के लोगों में एक ऐसा लीडर निकल कर आया जिसने वायलेंस की जगह अहिंसा के रास्ते पर चलकर प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया। ये रेवोल्यूशनरी लीडर थे केन सारो वीवा, जो नाइजीरिया के एक राइटर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे। केन जो है वो सेव द एनवायरमेंट नाम का एक कैंपेन चलाते थे, जिसके तहत उन्होंने यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और अलग अलग विलेजेस में जाकर शेल की असलियत लोगों को बताई और उन्हें अपने मूवमेंट से जुड़ने की अपील की। केन सारो वीवा की मेहनत रंग लाई और उनके साथ लाखों लोग जुड़ने लगे। अब क्योंकि केन के पास लोगों का सपोर्ट था, इसीलिए शेल उनसे डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहती थी। कंपनी उन्हें पैसों के दम पर खरीदने की भी ट्राई करती, पर केन उनके लालच में नहीं आते थे। पर दोस्तों, जब सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो शेल केन को रोकने के लिए एक बेहद घटिया चाल चल देती है। 21 मई 1994 को ओगानी कम्युनिटी के 4 चीफ्स को मार दिया जाता है और कुछ लोकल लोगों को रिश्वत देकर केन को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अब क्योंकि केन खुद ओगानी कम्युनिटी से आते हैं तो इसका उनकी छवि पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और केन की पॉपुलैरिटी भी कम होने लगती है। आगे चलकर नाइजीरियन गवर्नमेंट केन को अरेस्ट कर लेती है और नवंबर 1995 में उन्हें इस झूठे इल्जाम में फांसी की सजा दे दी जाती है। दोस्तों, 1937 से शुरू हुआ ये एक्सप्लॉयटेशन आज भी चल रहा है और नाइजीरिया के लोग आज भी शेल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाइजीरिया में सिविल वॉर जैसी हालत बन चुकी है, जहां प्रोटेस्टर्स और गवर्नमेंट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और अल्टीमेटली दोनों में ही नाइजीरिया का नुकसान हो रहा है। और दोस्तों, इस सब के बीच सिर्फ एक कंपनी है जो अपनी जेब भर रही है और वो है शेल।
लेकिन अब सवाल उठता है कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट शेल के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही, और क्या वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पैसे की चमक में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने लोगों की दर्दनाक हालत भी नहीं दिखाई दे रही। एक्चुअली दोस्तों, अगर हम नाइजीरियन गवर्नमेंट को दी गई ब्राइब्स को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं, तो फिर शेल को नाइजीरिया के ऑयल रिजर्व सौंपने के कुछ और भी रीजंस थे। पहला तो ये कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट खुद इन ऑयल रिजर्व का प्रॉफिट नहीं उठा पा रही थी और न ही उनके पास इससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। इसीलिए क्विक मनी के लालच में आकर उन्होंने शेल को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। दूसरी तरफ शेल के आने से नाइजीरिया में फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा आ रहा था, जो कि नाइजीरिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। लेकिन नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं सोचा था कि शेल उन्हीं के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी बन जाएगी। आज शेल नाइजीरिया के टोटल ऑयल प्रोडक्शन का 40% से भी ज्यादा कंट्रोल करती है और इस देश का 70% फॉरेन एक्सचेंज भी इसी कंपनी के मेहरबानी से आता है। अगर नाइजीरियन गवर्नमेंट शेल से अपनी डील तोड़ती है तो इस देश का पूरा ऑयल बिजनेस तबाह हो जाएगा और नाइजीरिया को ऑयल के एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट होता है वो लंबे समय के लिए बंद हो जाएगा। साथ ही इसके फॉरेन एक्सचेंज भी कम हो जाएंगे, जिससे यहाँ की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी और देश में इन्फ्लेशन अपनी पीक पर पहुँच जाएगा। मतलब कि चाहे शेल नाइजीरिया में रहे या फिर वहाँ से चली जाए, नाइजीरियन लोगों के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है और वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल नजर आ रहा है।